नमस्कार। चलिए एक ऐसी चिंगारी की कल्पना करते हैं। एक छोटी सी चिंगारी जिसने इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। आज हम भारतीय इतिहास के उसी बहुत ही अहम मोड़ यानी 1857 की क्रांति की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो घटना थी जिसने, सच कहूं तो, भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1857 की ये घटना थी क्या? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, एक मामूली सा विद्रोह जैसा कि अंग्रेजों ने दुनिया को बताया, या फिर ये पूरे भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली एक संगठित लड़ाई थी? देखिए, ये वो सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, सोचते हैं। एक बात तो साफ है, ये विद्रोह कोई एक रात में खड़ा नहीं हो गया था। नहीं, इसके पीछे ना दशकों से जमा हो रहा गुस्सा था, एक गहरा असंतोष था। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं कारणों को समझते हैं जिन्होंने उस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में तब्दील कर दिया। इस विद्रोह के पीछे जो सबसे बड़े राजनीतिक कारण थे, उनमें से एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या? ये अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक चाल थी। सीधी सी बात है, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। और इसी नीति का इस्तेमाल करके उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर एक एक करके कई बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया। जाहिर सी बात है, इससे भारतीय शासकों में गुस्सा तो भड़कना ही था। लेकिन कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं थी। ये गुस्सा तो आम लोगों के दिलों में भी उबल रहा था। सोचिए, एक तरफ तो शासकों से उनके अधिकार छीने जा रहे थे और दूसरी तरफ भारी भरकम टैक्स और अंग्रेजी सामान की वजह से हमारे कारीगरों और किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। और तो और अंग्रेजों ने जब सती प्रथा जैसी चीजों पर रोक लगाई और ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया तो लोगों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये लोग हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को, हमारे धर्म को जड़ से खत्म कर देंगे। तो माहौल तो पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक अफवाह से, जिसने आग में घी डालने का काम किया। खबर ये फैली कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है, उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा सीधा हमला था। और बस यही वो पल था, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद में आग लगा दी। और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। वो चिंगारी अब एक धधकती हुई आग बन चुकी थी, जिसकी लपटें सबसे पहले मेरठ में उठीं और फिर तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ीं। तो हुआ ये कि 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। और वो रुके नहीं। अगले ही दिन 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता, अपना लीडर और पूरे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और बस यहीं से ये विद्रोह जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैलना शुरू हो गया। और जैसा मैंने कहा, ये आग सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक ही नहीं रुकी, ये तो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इस लड़ाई की मशाल को थामे हुए थे। इस विद्रोह का फैलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसके नायकों से लगता है। देखिए, दिल्ली में नाम के लिए तो बहादुर शाह जफर नेता थे, पर असली लड़ाई तो मैदान में लड़ी जा रही थी। झांसी में देखिए, रानी लक्ष्मीबाई थीं। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला हुआ था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, तो बिहार में कुंवर सिंह। ये वो नाम है जिन्होंने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बहादुरी, इतना बड़ा फैलाव, इसके बावजूद ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हुआ? आखिर वो क्या वजह थी जिनकी वजह से अंग्रेज इस आग को बुझाने में सफल हो गए? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। तो इतनी हिम्मत के बाद भी हम हारे क्यों? इसकी कई वजहें थीं और एक एक करके समझना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेके चल सके। सब अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे। दूसरी बात, ये लड़ाई उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गई। दक्षिण भारत, पंजाब, ये बड़े हिस्से इसमें शामिल ही नहीं हुए। फिर हमारे विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और संसाधन कहाँ थे? और शायद सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि हमारे ही कुछ राजा महाराजा अपने लोगों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों से जा मिले थे। विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
इस विद्रोह के जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे थे, बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक भारत पर राज कर रही थी, उसे खत्म कर दिया गया। उसका राज खत्म। 1858 में एक नया कानून आया और भारत का शासन सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल शिफ्ट था। अब इस नए दौर में अंग्रेजों ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला तो ये कि भारत पर अब सीधे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया। दूसरा, उन्होंने सेना को दोबारा से बनाया। इस बार ऐसे बांटा कि भारतीय सैनिक धर्म और जाति के नाम पर बटे रहें, कभी फिर से एक ना हो पाएं। और तीसरा, उन्होंने एक वादा किया। वादा ये कि वो अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। तो क्या हम ये कहें कि ये विद्रोह पूरी तरह से फेल हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि विद्रोही उस वक्त अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, वो जीत नहीं पाए, लेकिन इस घटना ने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक इतनी मजबूत नींव रखी जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जानते हैं, इस विद्रोह की असली विरासत यही है। यही इसका सबसे बड़ा टेक अवे है। पहली बार ऐसा हुआ था कि अलग अलग इलाकों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े। इसी साझा संघर्ष ने, इसी बलिदान ने एक नेशनल कॉन्शियसनेस यानी एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। एक ऐसी भावना जो पहले थी ही नहीं। सही मायनों में कहें तो एक संगठित भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से हुई। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक लड़ाई जो मैदान में तो हार गई, लेकिन फिर भी उसे आज़ादी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम माना जाता है। ये हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि कभी-कभी एक हार भी भविष्य की किसी बहुत बड़ी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। इतिहास में हर जीत का मतलब फौरन मिली कामयाबी नहीं होता।